हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब तक हमने 70 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एसएससी जेई 2018 जेई मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर का। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 71 एंड ये वाली जो वीडियो है पार्ट 5 विल बी द लास्ट वीडियो फॉर दिस सीरीज। ठीक है, इसमें 100 तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सी क्वेश्चन नंबर 71, an electric motor in which both the rotor and stator fields rotate with same speed is called. See, in case of rotor and stator field, यानी रोटर फील्ड की बात हो रही है। ठीक है, यानी रोटर फील्ड किस में रोटेट करता है? ऑफ कोर्स इन सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा सिंक्रोनस मोटर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 72. See, which of the following lamp employs a bimetallic strip? See, bimetallic strip जो होती है, आपने जो स्टार्टर देखा होगा। मैं अगर बात करूं स्टार्टर की, किसके स्टार्टर की? जो पहली वाली ट्यूबलाइट आती थी, अब तो नॉर्मली नहीं आता है। उसमें स्टार्टर आता था हाई वोल्टेज डेवलप करने के लिए। ठीक है, उसमें एक ऐसी इस टाइप की आप बोल सकते हैं, ऐसी बाईमेटालिक स्ट्रिप टाइप होती थी जो आपस में ऐसे रबिंग करती रहती थी जब तक कि हाई वोल्टेज डेवलप ना हो जाए। तो वही स्ट्रिप की बात कर रहा है वो। बाईमेटालिक स्ट्रिप कहाँ यूज होती है? फ्लोरोसेंट लैंप में, फ्लोरोसेंट लैंप में। सी नाउ क्वेश्चन नंबर 73, लेट टी बी द नेटवर्क एंड रोटर रन्स एट ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड, व्हाट इज द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड? सी, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड का जो फॉर्मूला है वो P इक्वल टू आपको पता होगा नॉर्मल ओमेगा इंटू टी। ओमेगा स्पीड, लेकिन याद रहे जो ओमेगा रेडियन पर सेकंड में स्पीड है उसको कई बार 2 पाई n बाई 60 भी लिख लिया जाता है। ठीक है, 2 पाई n बाई 60। तो इसलिए ऑप्शन जो होगा मैकेनिकल पावर डेवलप्ड का वो ओमेगा टी होगा। हाँ, अगर ऑप्शन ऐसा होता लाइक सी 2 पाई n बाई 60 इंटू टी, तो ये ऑप्शन हो सकता था। लेकिन इससे मिलता जुलता ऑप्शन है 1, जो कि आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बनाया हुआ है। तो ये ऑप्शन कभी भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर ये भी ऑप्शन तो हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, इफ एन ऑल्टरनेटर इज ऑपरेटिंग एट यूनिटी पावर फैक्टर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज। सी, अगर मैं बात करूं ऑल्टरनेटर की यानी सिंक्रोनस जनरेटर की एट यूनिटी पावर फैक्टर, armature reaction of an alternator is cross magnetizing डिस्टॉर्टिंग टाइप की होती है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड ऑल्सो इन दिस केस टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ। और वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला है वो होता है EF माइनस VT, यानी अब देखिए अपॉन VT की अगर मैं बात करूं तो इफ VT यानी टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन इंड्यूस्ड EMF, तो दिस वोल्टेज रेगुलेशन विल ऑलवेज कम आउट टू बी पॉजिटिव। सो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन होगा? इज एन ऑपरेटिंग यूनिटी पावर फैक्टर लेस देन द इंड्यूस्ड EMF विद पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 75, in the circuit shown find the equivalent resistance between A and B. See, in case of A and B, अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करूं, देखो बेटा ये तो 50 है ही, इसके बाद 30 और 70, यानी ये टोटल मिला के जो बनेगा वो कितना बनने वाला है? 100। इसके बाद ये भी 100। अब देखिए आप इसमें ये मत करना, क्योंकि देखिए वहाँ स्पीड चाहिए होती है, 100 और 50 का पैरेलल निकालने बैठ जाओ, नहीं, क्योंकि देखिए ये 100 है, ये भी 100 है, इन दोनों का पैरेलल कितना हो जाएगा? 50, हमेशा हाफ हो जाता है। अब आप निकाल सकते हो, यानी अब कुछ इस तरह से बनेगा, ये भी 50, ये भी 50, ये 50 हुआ, ये 50 हुआ। अब 50-50 का कितना होगा पैरेलल? 25। ठीक है, यानी ये हुआ आपका ओवरऑल 25, और इसके साथ सीरीज में ये जो R1 लगा हुआ है, ये वाला, यहाँ पे मैंने नहीं लगाया है R1, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। दिस वन इज द R1, दिस वन इज 50। 50 प्लस 25 कितना आएगा? 75 ओम। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बस
गलती क्या मतलब देखिए हो तो जाएगा ही सभी से, लेकिन कुछ लोग इसमें टाइम ज़्यादा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि वो 50 और 100 का पैरेलल निकालने बैठ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को 1 सेकंड के लिए देख सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो। नाउ सी, ओके, क्वेश्चन नंबर 76 है, पूरा नहीं है इसमें। देखिए क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको क्या था। द सिंबल, ये जो सिंबल दिया हुआ है, दिस सिंबल रिप्रेजेंट, ठीक है, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए अगर मैं बात करूं सिंबल की, तो एक इसी तरीके से आपने बनाया होगा जब वन सिंगल लाइन डायग्राम बनाते होंगे। ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम बनाते होंगे आप, पावर ट्रांसफार्मर को ऐसे शो करते थे, पावर ट्रांसफार्मर होता था वो। लेकिन सी, इसने क्या दिया हुआ है? सिर्फ एक ही टर्न दिया हुआ इस तरीके से, तो ये किसका सिंबल होगा भैया? पीटी का सिंबल होगा, यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का, ना कि पावर ट्रांसफार्मर का। जैसे सीटी का सिंबल कैसा होता है? ऐसे नॉर्मली यूं लगा देते हैं ना, ऐसे ये होता है सीटी का सिंबल, तो उसी तरीके से ये होगा पीटी का सिंबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, इफ P इक्वल टू ईटा क्यू एच जी, यानी मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लग देता हूँ, क्यू एच एंड जी एंड हेड इज मेजर्ड इन मीटर, यानी वही बात कर रहा है वो जो हाइड्रो पावर प्लांट का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको इससे पहले भी, और एक वीडियो भी है उसके ऊपर। तो क्या पूछना चाह रहा है? देन दी मेजरिंग यूनिट क्यू, फ्लो रेट किस में होता है? क्यू, फ्लो रेट क्यूबिक मीटर पर सेकंड में, ये देखिए क्यूबिक मीटर पर सेकंड में या मीटर क्यूब पर सेकंड में इसकी यूनिट। ठीक है, वाटर डिस्चार्ज बोलते हैं इसको, इसकी यूनिट होती है क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब, जो भी आप बोलना चाहें। क्वेश्चन नंबर 78, in a capacitor start single phase induction motor, the current in the main winding lead and starting winding leads the voltage. C, करंट लीड करती है, क्यों? क्योंकि कैपेसिटर स्टार्ट है और स्टार्टिंग में ही आप कैपेसिटर को लगाते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए, और जो कैपेसिटर में जब करंट जाएगी तो वो क्या करेगी? मेन जो सप्लाइड वोल्टेज है उसको लीड करने वाली है। ठीक है, फाइन। नाउ सी, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से दिखाई दे। सी, an electric heater is connected across 230 volt and its draw a current of 2 ampere, then its resistance offered by heater. सी, देखिए अगर आपको पावर वगैरह पता होती तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर लगाते, हीटर हो, बल्ब हो, कोई भी रेजिस्टिव एलिमेंट हो। लेकिन यहाँ क्या पता है? वोल्टेज पता है और करंट पता है, तो नॉर्मल V इक्वल टू आई आर भी आप लगा सकते हो। कितना है वोल्टेज? 230 वोल्ट, करंट है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस आपको निकालना है, तो कितना आएगा 230 का हाफ? दिस विल कम आउट टू बी 115 ओम। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, अ कॉइल इज वाउंड विद 50 टर्न्स एंड ए करंट ऑफ 8 एम्पियर प्रोड्यूस अ फ्लक्स ऑफ 200 माइक्रोवेबर, कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये पता करिए, फिर आप फॉर्मूले का तो पता चल ही जाना है। नाउ सी, इन दिस केस आपको सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्न्स n पता है, करंट I पता है और फ्लक्स फाई पता है। पूछ कह रहा है इंडक्टेंस, तो नॉर्मल है Li इक्वल टू एन फाई, हमेशा अप्लाई किया करो इसको। देखिए L आपको पता हुआ है, क्या निकालना है यहाँ से? कैलकुलेट इंडक्टेंस, L ही निकालना है, यानी मैं सीधा सा इसको लिख देता हूँ एन फाई बाई आई। नाउ सी, N कितना है? 50 टर्न्स है, फाई कितना है? 200 माइक्रोवेबर है, तो 10 की पावर -6 अपॉन आई कितना है? 8। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 1.25 मिली हेनरी। इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द कोफिशिएंट ऑफ एडिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए जो कोफिशिएंट ऑफ एडिशन है ट्रैक्शन में, रेलवे ट्रैक्शन में, उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ सिंबल आपको मिल जाएगा म्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर, now see, let's zoom this. Question number 82. In question number 82 we have a split phase. In case of a split phase, capacitor and shaded pole single फेस मोटर। अच्छा, ये जो टाइप हैं, यानी स्प्लिट फेस हुआ, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, शेडेड पोल, ये सब कौन से मोटर हैं? ऑफ कोर्स ये तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर ही हैं। ठीक है, सारे के सारे टाइप कौन से? सिंगल फेस इंडक्शन मोटर।
द बिलो सर्किट इज एक्स क्या होगा आपका यहाँ ए डॉट बी। क्यों होगा ए डॉट बी? क्योंकि जो गेट दिया हुआ है वो कौन सा गेट है? एंड गेट है, ठीक है, एंड गेट है ए डॉट बी। अगर इस तरीके से होता तो कौन सा गेट होता भैया? ये होता आपका और गेट, ठीक है। तो एंड गेट है, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ मूव फॉरवर्ड विद क्वेश्चन नंबर इन दिस, फाइंड द mutual inductance between two ideally coupled coil with 2 हेनरी और 8 हेनरी। देखिए आइडियली कपल्ड कोयल है, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो कितना होगा? 1। आइडियली कपल, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। तो जो फॉर्मूला होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का वो क्या होता है? m इज इक्वल्स टू के अंडर रूट L1 L2, राइट। अब देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना, के ऑलरेडी पता चल गया। देखिए नाम बदल सकता है, वो आइडियली कपल्ड दे सकता है, या मैं आपको दूसरा नाम बता दूं, वो दूसरा नाम आपको दे सकता है क्रिटिकली कपल्ड। क्रिटिकली कपल्ड नाम भी दे तो भी मीनिंग सेम है, क्योंकि इससे पहले क्रिटिकली कपल्ड पे क्वेश्चन आया था। m कितना हो गया? 1 इंटू अंडर रूट निकाल लीजिए दोनों का, 2 इंटू 8, L1 L2 पता है आपको, एक 2 है एक 8 है, यानी 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है भैया? 4, यानी क्या आंसर आएगा? 4, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, या तो आपको कपलिंग दे, क्रिटिकली कपल्ड बोले या आइडियली कपल्ड बोले या ना दे, तब भी आप इसी का यूज़ करेंगे और आइडियल कपलिंग मान के चलेंगे, अनटिल अनलेस उसने आपको नहीं बताया है कि कितना कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है। नाउ सी नॉर्टन्स करंट इन दी सर्किट शोन बिलो। देखिए नॉर्टन्स करंट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो आपको पता होगा सर्किट बनाते हैं एज इट इज 30 ओम एंड दिस वन इज 360 वोल्ट, राइट। इसके बाद 150 ओम जो रेजिस्टेंस है यहाँ लगा हुआ 150 ओम। और पहला स्टेप क्या होता है? सबसे फर्स्ट स्टेप ही ये होता है कि आप जो लोड रेजिस्टेंस है इसको रिमूव कर देंगे। तो मैंने रिमूव कर दिया। अब देखिए रिमूव करने के बाद क्या होने वाला है? रिमूव करने के बाद इसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है, तभी तो निकलेगी। शॉर्ट सर्किट करंट ही तो होती है नॉर्टन्स करंट, शॉर्ट सर्किट करंट। अब मुझे आप बताइए, देखिए यहाँ से जो करंट चलेगी वो इधर के बाद डायरेक्ट इधर जाएगी, क्योंकि करंट ऑलवेज फॉलो द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। तो देखिए यहाँ तो रेजिस्टेंस है लेकिन यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी इस रेजिस्टेंस का एग्जिस्टेंस है ही नहीं कोई। तो करंट डायरेक्ट कितनी होगी? जो शॉर्ट सर्किट करंट होगी वो 360, उसके पाथ में सिर्फ एक रेजिस्टेंस आने वाला है, कौन सा? 30 ओम का। और आप इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 12 एम्पियर, राइट। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी नहीं कह सकते हैं, जिनको नहीं पता कि करंट ऑलवेज फॉलो द शॉर्ट रेजिस्टेंस पाथ, वो लोग इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। Now question number 16, hunting occurs in an, see hunting always occurs in case of synchronous motor, ठीक है। in case of synchronous means after, जैसे आप sudden application of load, आपने लोड हटा दिया या लोड बढ़ा दिया, ठीक है, तो रोटर वाइब्रेट करता है, उसी को हंटिंग बोलते हैं। दिस ऑलवेज occurs in synchronous motor, ठीक है। और सिंक्रोनस में एक चीज और आप याद रखेंगे, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, ठीक है। नाउ सी रेशियो ऑफ एवरेज एनर्जी डिमांड टू मैक्सिमम डिमांड। सी मैं अगर आपको लोड फैक्टर की डेफिनेशन बताऊं, और एक क्वेश्चन भी मैं इस पे करा चुका हूं, इसी सेट में आया हुआ था। मैंने क्या बताया था? पी एवरेज बाई पी मैक्सिमम, ठीक है, ये लोड फैक्टर की डेफिनेशन है। लेकिन अगर मैं इसी को 24 से मल्टीप्लाई भी करके बताया था आपको कि एनर्जी बन जाती है, तो वही रेशियो ऑफ एवरेज एनर्जी डिमांड टू मैक्सिमम एनर्जी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, यानी ये मैंने पर डे के हिसाब से लिया है। आप मंथली ले सकते हैं, वीकली ले सकते हैं, ईयरली ले सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा? लोड फैक्टर। नाउ व्हाट अपोजेस द चेंज इन सर्किट वोल्टेज? क्या अपोज करता है भैया चेंज इन सर्किट वोल्टेज? इट इज कैपेसिटेंस, ठीक है। अगर वो बोलता चेंज इन सर्किट करंट तो क्या होता आंसर आपका? इंडक्टर, ठीक है। क्या आंसर आपका हो जाता? इंडक्टर। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसकी तो कैपेसिटर की डेफिनेशन ही ये पढ़ते हैं हम लोग, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, द फंक्शन ऑफ कंडेंसर इन द थर्मल पावर प्लांट इज, सी फंक्शन ऑफ कंडेंसर इज टू कंडेंस द यूज्ड स्टीम
इनटू वाटर, ठीक है, सबसे लास्ट वाली स्टेज, ठीक है, टरबाइन में सबसे लास्ट में कंडेंसर होगा कि यहाँ से जो स्टीम आई वेट स्टीम को उसमें किस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर में, और फिर वापस आप उसको फीड कर देते हैं, ठीक है, बॉइलिंग बीएफपी के थ्रू वापस फीड करते हैं सिस्टम में। क्यों? क्योंकि जो वाटर हम इसे फीड करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि जो हम वाटर यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट में वो डीएम वाटर यानी डी मिनरलाइज वाटर, तो यानी इसकी कॉस्ट होती है। ऐसे तो डी मिनरलाइज आप कर नहीं लेंगे। आप बताओ आपके घर में अगर आरओ लगा हुआ है तो वाटर की कॉस्ट तो आ रही है ना, तो सेम वाटर की कॉस्ट आने के बाद ही डीमिनरलाइज होगा, तो उसको आप ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते। तो करते क्या है, नॉर्मली उसको कंडेंस करेंगे और फिर वाटर बना के वापस सिस्टम में फीड कर देंगे, और इससे एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है। रैंकाइन साइकिल, इसका मतलब ये है रीहीटिंग ऑफ द स्टीम, रीहीटिंग ऑफ स्टीम, ठीक है। नाउ इन द फील्ड ऑफ synchronous motor is under excited, the power factor will be, see, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप याद रख सकते हैं। देखिए सिंक्रोनस जनरेटर से आप याद रखिए, सिंक्रोनस जनरेटर के में लैगिंग पावर फैक्टर पर, क्योंकि इससे सारी चीजें कवर, लैगिंग पावर फैक्टर पर सिंक्रोनस जनरेटर ओवर एक्साइटेड होता है। मीन्स आप बोल सकते हैं EF ग्रेटर देन VT होता है, ठीक है, EF ग्रेटर देन VS बोल दो, लैगिंग पावर फैक्टर पर, यानी ओवर एक्साइटेड होता है। अब आप एक बात बताओ, इसका उल्टा आप याद रखिए मोटर के केस में, तो मोटर के केस में क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर पर क्या होगा, अगर ये ओवर एक्साइटेड था वो अंडर एक्साइटेड होगा। तो देखिए याद रखिए क्या पूछना चाह रहा है, अंडर एक्साइटेड किस पावर फैक्टर पे, अभी मैंने बताया लैगिंग पावर फैक्टर पे, तो ऐसे याद रख सकते हैं। यानी सिंक्रोनस जनरेटर जहां ओवर एक्साइटेड होगा वहीं सिंक्रोनस मोटर अंडर एक्साइटेड होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, स्टार्टिंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्टार्टिंग ऑफ 3-फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। देखिए इसमें तो एक ही है जो काम नहीं करता, वो रोटर रेजिस्टेंस है ना, वो स्लिप रिंग वाले में यूज़ करते हैं रोटर रेजिस्टेंस को इसमें, क्योंकि रोटर रेजिस्टेंस को आप बाहर लेके नहीं आ सकते, मीन्स एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आप ऐड नहीं कर सकते। बाकी DOL हुआ, ऑटो ट्रांसफॉर्म स्टार डेल्टा यूज़ कर सकते हैं, बट दिस कैन नॉट बी यूज्ड। इसका यही एक डिसएडवांटेज है रोटर रेजिस्टेंस वाली ट्रिक का। Now see a 3-phase induction machine when it is operating like a motor, तो देखिए रेंज ऑफ स्लिप अगर मोटर की तरह वर्क करे तो 0 to 1 लाई करती है स्लिप आपकी, राइट, इन केस ऑफ इंडक्शन मशीन। नाउ द एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल वेव, सी इसमें पता होगा एवरेज वैल्यू, V एवरेज ऑफ साइनोसॉइडल इज 2Vm/π। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ 1/π, आप डायरेक्ट याद रखिए 1/π कितना आता है, 0.318 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। 0.318 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू यानी Vm, राइट, यानी ये ऑप्शन होगा इसका 1। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सिंक्रोनस मोटर। सी द फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन द रोटर, ऑफ कोर्स दो अलग अलग वाइंडिंग होती है उसमें, फील्ड और रोटर, रोटर भी रोटेट करता है। आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस्ड ऑन द स्टेटर, तो ये भी सही होगा। इट इज ए कांस्टेंट स्पीड मोटर, ऑफ कोर्स द प्रॉब्लम इज इट इज नॉट ए सेल्फ स्टार्टिंग मशीन। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि सिंक्रोनस मशीन इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, और ये आप पढ़ते भी होंगे जब यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम होते हैं, उसमें 1-2 नंबर में पूछा भी जाता है, वाई सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। Now, question number 95, power plant is the plant which uses non-conventional energy resources या source of energy बोल दीजिए, आप एक सब्जेक्ट भी पढ़ते होंगे non-conventional energy resources। सी थर्मल पावर प्लांट में तो नॉन कन्वेंशनल नहीं यूज़ होते, ना न्यूक्लियर में ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक में, कहाँ होगा, विंड में। विंड को आप बोलेंगे न्यूक्लियर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, तो विंड है नॉन कन्वेंशनल, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन। देखिए मैंने कपल्ड कोयल के लिए अभी आपको बताया था, अभी क्वेश्चन भी कराया, M = K/√L1L2, राइट। और मैंने आपको बताया कि जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो cos थीटा होता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं अभी के लिए। और जो cos थीटा की रेंज होती है वो कितनी होती है, -1 to 1, ठीक है, यानी कि इफ K इज लेस देन 1 देन व्हाट इज द रिलेशन, M इज ऑलवेज लेस देन √L1L2। इक्वल टू भी कर सकते हैं क्योंकि इक्वल टू भी आता है किस पे, 0 डिग्री पे, ठीक है। तो दिस विल बी द ऑप्शन,
यही अंडर रूट को 0.5 करके लिखा हुआ है उसने। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज द लीस्ट कैलोरिफिक वैल्यू? एलपीजी, केरोसिन, हाइड्रोजन। सी इन द अमंग फ्यूल्स वुड हैव लीस्ट कैलोरिफिक वैल्यू जो दिए हुए हैं। नाउ सी, टू आइडेंटिकल कॉइल्स A एंड B ऑफ 1000 टर्न ईच लाई इन पैरेलल प्लेन, यानी कोई भी दो कॉइल हैं, मैं कॉइल बना देता हूँ, कोई भी हमारे पास दो कॉइल हैं, लाइक सी, ये एक कॉइल हो गई, किसी भी प्लेन में दोनों लाई कर रही हैं, सच दैट 80% ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय वन कॉइल लिंक विद द अनदर कॉइल। देखिए सबसे पहले देखिए टू आइडेंटिकल कॉइल्स हैं, यानी दोनों का जो L है वो सेम है, यानी अगर इसका इंडक्टेंस L होगा इसका भी L होगा, और जो फ्लक्स ये प्रोड्यूस्ड कर रही है मान लीजिए फाई, तो उसका इससे कितने परसेंट लिंक हो रहा है? 80%, यानी 0.8 टाइम्स इससे लिंक हो रहा है। इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए, यानी मान लीजिए इसमें जो करंट है वो 5 एम्पियर फ्लो हुआ, एंड फ्लक्स ऑफ 0.05 मिली वेबर, देन फ्लक्स लिंकिंग विद बी। सी देखिए Li इक्वल टू एन फाई आप हमेशा याद रखा करें, Li इक्वल टू एन फाई, यानी जो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली I के। L क्योंकि दोनों में कांस्टेंट है, यानी अगर सोचो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, अगर 80% लिंक कर रहा है, यानी इसका फ्लक्स कितना है? 0.05 मिली वेबर है, तो करंट अगर यही रहेगी तो कितना होगा? 0.8 का, यानी इस 80% 0.05 का कितना होने वाला है? 0.04 मिली वेबर, राइट। इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई फॉर्मूले वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आइडेंटिफाई द मशीन शॉन इन दिस सर्किट ब्लॉक। सी दिस इज अ डीसी मशीन, और डीसी मशीन में भी ये डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, ठीक है, राइट। जनरेटर आप देख सकते हैं क्योंकि करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, आउटवर्ड, राइट। अगर अंदर की तरफ होती तो मोटर हो जाता। नाउ सी, इफ क्वेश्चन नंबर 100, इफ एन फाई इक्वल टू लिंकेज फ्लक्स देन द लिंकेज फ्लक्स पर यूनिट करंट। सी वही बता, देखिए कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको इस सेट में इसी पर मिले, Li इक्वल टू एन फाई, वो यही तो बोल रहा है लिंकेज फ्लक्स। किसको बोल दिया लिंकेज फ्लक्स? इसको, Li को। उसने पूछा Li पर यूनिट करंट लिंकेज फ्लक्स, यानी लैम्डा अपॉन I क्या होगा? इसको लैम्डा भी बोलते हैं लिंकेज फ्लक्स। लैम्डा पर यूनिट करंट क्या होगा? देखिए Li होता है अपॉन I, तो क्या हो जाएगा वो? इंडक्टेंस, ठीक है। This was all about the SSC JEE 2018 morning shift electrical engineering paper. If you like this video, please share and subscribe. Okay, thank you.